हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स फिजिक्स। हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे बेस्ड ऑन फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर्स। और और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, जैसे कि हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में देखा था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में देखा था, है ना। ये कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, नेचुरल टेंजेंट के टेबल से। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है फटाफट जाके देखाओ, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आगे के जो लेक्चर्स हैं उनमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब ये क्या है देखते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में भी कुछ चीज़ें हमें जाननी होंगी, जैसे कि पहला है कि मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। अगर मैं कोई दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्केलर्स पता है आपको, जैसे कि वेक्टर्स एंड स्केलर्स की आपने डेफिनेशन देखी थी कि स्केलर्स में बस मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर कोई दो स्केलर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, जैसे कि अगर वो स्केलर्स, जो मैं दो स्केलर्स ले रहा हूँ, अगर वो नॉन डायमेंशनल है। नॉन डायमेंशनल मतलब क्या, यूनिटलेस। ठीक है, यूनिटलेस, विदाउट एनी यूनिट, मतलब सिंपली बस नंबर होंगे 2 3, है ना, ऐसा कुछ। सो अगर आप नॉन डायमेंशनल स्केलर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इज सिंपली अल्जेब्राइक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करोगे। जैसे अगर आपने 2 × 3 किया तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है वही होगा, वहां पे कोई यूनिट्स भी नहीं है, तो आपको प्रोडक्ट में भी कोई यूनिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन जो कि आप मैथ्स में करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 के साथ थोड़ी मैंने कोई यूनिट लिखी है। मैंने ऐसा थोड़ी लिखा है कि 2 मीटर या 3 किलोग्राम, मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, मैंने यूनिट लिखा नहीं है। तो यूनिटलेस ये नंबर्स हैं, यूनिटलेस स्केलर्स हैं, या मैं बोल सकता हूँ ये नॉन डायमेंशनल स्केलर्स हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल स्केलर्स विल रिजल्ट इनटू स्केलर विद डिफरेंट डायमेंशंस। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायमेंशनल स्केलर्स को, पहले हमने क्या किया था, हमने नॉन डायमेंशनल स्केलर्स को मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 2 और 3 विदाउट एनी यूनिट्स। तो आपको एक और ऐसा स्केलर मिला जिसमें कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं अब स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो कि डायमेंशनल है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, वो एक और आपको एक स्केलर मिलने वाला है जो कि अलग डायमेंशंस में होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दोनों ही स्केलर डायमेंशनल है, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको एक न्यू स्केलर मिलेगा विद अ डिफरेंट डायमेंशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल, जैसे कि ले लूं मैं 2 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम मास, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो 2 किलोग्राम एक डायमेंशनल स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके उसके कुछ डायमेंशन और यूनिट होती है ना। फिर इनटू, लेट से मैं 3 ले लेता हूँ सेकेंड्स, टाइम, सेकेंड टाइम पता है आपको, और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। सो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 2 3 6, और ये जो यूनिट्स हैं ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे, किलोग्राम सेकेंड, है ना। सो आपको मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू मिल रही है, और आपको जो यूनिट्स मिल रहे हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो डिफरेंट है फ्रॉम द इंडिविजुअल। किलोग्राम सेकेंड ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि ये दोनों के अलावा कोई और आपको यूनिट मिल रही है, कोई और यूनिट मिल रही है, मैं बोल सकता हूँ कोई और आपको डायमेंशन मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखिए कि अगर आप दो डायमेंशनल स्केलर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक अलग स्केलर मिलेगा विद अ डिफरेंट डायमेंशन, और वी कैन से विद अ डिफरेंट यूनिट। ठीक है, ये चीज है। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। ठीक है, सो ये क्या चीज है, जैसे लेट से अगर मैं कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ कोई एक स्केलर से, सो जैसे कि एक वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद अ डायमेंशनल स्केलर, मतलब ऐसा कुछ यूनिट वाला जो स्केलर होता है ना, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी वेक्टर को, तो द रिजल्टेंट वेक्टर विल हैव अ डिफरेंट डायमेंशन। ठीक है, मतलब वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया एक डायमेंशनल स्केलर से, तो आपको जो रिजल्ट में वेक्टर मिलेगा उसका भी डायमेंशन क्या होगा, अलग होगा। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, अगर हमने दो डायमेंशनल चीजों को स्केलर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको रिजल्ट मिल रहा था एक अलग स्केलर विद डिफरेंट डायमेंशन। वैसे ही अगर अब एक वेक्टर और एक स्केलर
को मल्टीप्लाई करूँ, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके भी अलग कुछ डायमेंशन होंगे। एग्जांपल देख लो, जैसे कि एक्सेलरेशन वेक्टर आपको पता है, उसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ मास के साथ, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करूँ मास के साथ, तो क्या बन जाएगा ma। ये क्या होता है? ये तो फोर्स होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। तो मास इज अ डायमेंशनल स्केलर, ए इज अ वेक्टर, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपको मिल रहा है फोर्स विच इज अगेन अ वेक्टर, और इसका डायमेंशन अलग होगा, मास और एक्सेलरेशन से क्या होगा? अलग होगा, इसकी यूनिट भी अलग होती है ना? तो वो चीज है, द रिजल्टेंट वेक्टर हैज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। तो इनके मल्टीप्लीकेशन में जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिला जो कि फोर्स है, उसका डायमेंशन फोर्स वाला है, जो कि अलग है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सिंपल चीज, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, है ना? फिर नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या है ये देखो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मतलब क्या बोला है देखो, पहले बात तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट या फिर जो डॉट प्रोडक्ट है, ये है क्या? जैसे कि अगर मैं दो वेक्टर लेता हूँ, एक वेक्टर यहाँ पे और कुछ एक वेक्टर यहाँ पे, इसको बोल लेते हैं पी वेक्टर, इसे बोल लेते हैं क्यू वेक्टर, और इनके बीच में कोई एंगल है लेट से थीटा, है ना? क्योंकि दोनों के टेल अगर जुड़े हुए हैं तो ये आपका एंगल थीटा है। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल ऐसे निकालते हैं, चाहे उनके हेड्स जुड़े हों, जैसे कि अगर यहाँ हेड है तो यहाँ पे भी हेड रहे, तो ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा। या फिर अगर दोनों के टेल जुड़े हुए हैं तो वहां से आपको जो एंगल मिलेगा वो थीटा है। कभी भी ऐसा मत करना कि एक का हेड और एक का टेल ये जुड़ा है तो आप यहाँ से एंगल बताओगे, नहीं, ये कंसेप्ट मत रखना, भले आपको आंसर राइट मिले, बट ये तरीका नहीं कभी भी। ठीक है, तो लेट से कि आपका पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ पे सिंपली यही बोला है कि अगर मैं पी और क्यू वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लूं तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? ये दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, और उस प्रोडक्ट में एक चीज और होगी, इस एंगल थीटा का कोसाइन वाला यानी कि कॉस थीटा भी होगा। मतलब इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है, देखो, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, अब यहाँ पे डॉट आ गया ना, तो डॉट, इस डॉट के कारण इसका एक और नाम पड़ा है जो मैंने आपको बताया, डॉट प्रोडक्ट, या जो भी इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो पी और क्यू का अगर जो स्केलर प्रोडक्ट हम लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, पी और क्यू, यानी कि ये पी का है मैग्नीट्यूड, ये है क्यू का मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया एक हिसाब से, पी क्यू कॉस थीटा, वही लिखा है यहाँ पे, है ना? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन, कोसाइन मतलब ये कॉस होता है, ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्मूले के ऊपर हम कुछ अभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। फिलहाल तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद रखो। इसके बाद हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अभी आपने जस्ट जो पढ़ा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो हम उसकी एक अल्टरनेट बोल सकते हैं ना, डेफिनेशन देखते हैं। तो ये डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विथ कंपोनेंट ऑफ द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, ये एक और डेफिनेशन है। मैं इसको प्रूव करके बता देता हूँ ये चीज़ है क्या, वैसे बताता हूँ मैं। जैसे कि अगर हम जब भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमने जस्ट क्या देखी कि वो होता है पी क्यू कॉस थीटा। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला है कि ये जब भी आप कर रहे हो तो आप जनरली प्रोडक्ट ले रहे हो दो चीज़ों का, उसमें से जो एक चीज़ है वो तो एक पहला वाला आपका वेक्टर होगा, और जो दूसरी चीज़ है वो है दूसरे वाले वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ऐसा कुछ। ये जो क्यू कॉस थीटा है ना, ये एक्चुअल में क्यू वेक्टर का एक कंपोनेंट है, और इसकी जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन पी वाले वेक्टर जैसी ही है।
इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक एक फिगर लिया हुआ है, और इस फिगर में आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे एक पी वेक्टर है, यहाँ पे क्यू वेक्टर है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे पी वेक्टर, यहाँ पे क्यू वेक्टर है, और जो एंगल दोनों के बीच में वो कितना है, थीटा है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आप पी वाले पॉइंट से, मतलब ये वाले जो पॉइंट है, यहाँ से एक एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो ऑन दी क्यू वेक्टर, और क्यू वेक्टर के हेड से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऑन टू द पी वेक्टर। ठीक है, इतना काम करना पड़ेगा। तो पहले मान लेते हैं हम ना, ये ट्रायंगल लेके चलते हैं। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्यू एम ओ, ये ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में आप देखो, इस ट्रायंगल में आपको यही एंगल जो है थीटा दिख रहा है, तो आप इस पे लगाओ कॉस। ठीक है, इस एंगल पे आप क्या लगाओगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखो, तो इस ट्रायंगल में इस एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है, क्या वो ये साइड है, ओ एम, है ना, ओ एम साइड एडजेसेंट है। और हाइपोटेन्यूज क्या, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ये है। और इसको ध्यान से देखा जाए तो ये आपका क्यू वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड है ना, ये आपका क्यू वेक्टर है, और ये जो लेंथ की बात बात करें हम, तो ये क्यू वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, क्यू लिख सकते हो, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं ओ एम निकालना चाहूँ, तो ओ एम निकालने के लिए मुझे क्यू यहाँ से वहां भेजना पड़ेगा, तो मुझे ओ एम मिलेगा क्यू कॉस थीटा। ठीक है, मतलब ये जो ओ एम की जो लेंथ होगी, वो क्या होगी, क्यू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ध्यान से आप लोग देखो, तो ये जो क्यू कॉस थीटा, इसका जो डायरेक्शन है, क्या ये पी वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, बिल्कुल पी वेक्टर के डायरेक्शन में ही आपका क्यू कॉस थीटा है। तो यार वही तो डेफिनेशन है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। जैसे कि हमने एक एक वेक्टर जो बोला था, पी वेक्टर बोला था, और जो प्रोडक्ट है वो किसके साथ है, विद कंपोनेंट ऑफ द अदर। अभी ये जो क्यू cos थीटा क्या है, ये दूसरा वाला जो वेक्टर है, क्यू वाला वेक्टर, उसका कंपोनेंट है। और जो कंपोनेंट है, ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट, यानी कि इसकी डायरेक्शन है वो पी वेक्टर वाले डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पे देख लो ना, पी वेक्टर की डायरेक्शन जो है, वही डायरेक्शन में आपको क्यू cos थीटा दिख रहा है, जो कि है कंपोनेंट ऑफ द क्यू वेक्टर और द अदर वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो कितनी अच्छी तरीके से फ्रेम की गई है ये डेफिनेशन को, इसको भी आप याद रखो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। लगे तो आप इसको अलग तरीके से कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तब मैंने ये प्रूव किया। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तब क्या होगा, ठीक है, तब भी कुछ यही चीज आपको मिलेगी, देख लो। अगर देखो, मैं यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो मुझे ये वाला ट्रायंगल मिलेगा, है ना। अब इस ट्रायंगल में भी आप देख रहे हो तो थीटा है, और लगा दो इस पे, अगर मैं इस पे कॉस लगाता हूँ, इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर मैं इसमें कॉस लगाता हूँ, तो सेम एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के हिसाब से ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है, ये अपोजिट है, तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, ओ एन हो जाएगी, है ना। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या रहेगी यहाँ पे, ये, अच्छा ये साइड तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये साइड पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, पी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब ओ एन निकालूंगा तो पी वहां जाएगा, तो मुझे यहाँ पे ओ एन क्या मिल जाएगा, पी कॉस थीटा, है ना। तो मतलब कि अपना जो ओ एन, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। अच्छा, पी कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है, क्या ये क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, हाँ बिल्कुल। तो ये कंपोनेंट जो पी वाले का कंपोनेंट है, वो क्यू वाले के डायरेक्शन में है। और मैं अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लूं, क्यू का, और ये जो कंपोनेंट है पी वेक्टर का, इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ द क्यू वेक्टर, इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं पी क्यू को पी कॉस थीटा के साथ, तो क्या ये कुछ ऐसे ही दिखेगा, पी क्यू कॉस थीटा। यार यही तो बात हो रही थी ना। तो पी डॉट क्यू वेक्टर आपको यही मिल रहा है, पी क्यू कॉस थीटा, मतलब ये दोनों के लिए वैलिड है। मतलब अगर मैंने पहला वेक्टर पी वेक्टर लिया और दूसरा वेक्टर क्यू रहेगा, तब भी ये चीज ओबे हो रही है, जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया था। और अगर मैंने पहला वेक्टर क्यू वेक्टर लिया, दूसरा लिया मैंने पी, तब भी ये चीज क्या हो रही है, ओबे हो रही है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। क्लियर है सबको? इसके बाद
नेक्स्ट ये है कि अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करें, कम्यूटेटिव लॉ याद ही होगा, हमने पहले भी इसके बारे में कुछ देखा है। सो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, बट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो चीज़ याद रखना, क्योंकि हम एट द एंड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। मतलब ये है कि अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूं तो वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? क्योंकि अगर मैं देखो, अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालूं तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा, यही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ए बी है तो क्या मैं इसको बी ए लिखूंगा तो कोई दिक्कत है? नहीं है ना, क्योंकि ये नंबर्स ही तो हैं, आगे पीछे कर दो मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत थोड़ी होने वाला है। और एंगल कौन सा चेंज हो जाएगा, एंगल तो वही रहेगा। तो अगर मैं बी ए कॉस थीटा लिख देता हूँ, अच्छा पहले बी आ रहा है फिर ए आ रहा है फिर एंगल आ रहा है, तो ये क्या बी डॉट ए है? बिल्कुल यार, ये तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है ना आपका सामने सामने कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर ये अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तब भी अगर ये चीज़ की वैल्यू इक्वल आ रही है, मतलब कि ये कम्पिटिटिव लॉ को ओबे कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़, कम्पिटिटिव लॉ को यहाँ पे ये ओबे कर रहे हैं। एक और देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या ये ओबे करते हैं? ठीक है, तो देखो अगर मैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करूं तो वो आपको बिल्कुल इक्वल मिलेगा किसके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के। क्या चीज़ है देखो, जनरली यहाँ पे दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं और ब्रैकेट लगा के बाहर ए वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है या डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ए वेक्टर जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना, जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, उस चीज़ को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे ही आप यहाँ पे इसके साथ भी कर सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लो प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर लो, बिल्कुल वैल्यू आपका राइट आएगा, आंसर आपका राइट आएगा। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ए वेक्टर को पहले बी को दिया फिर ए वेक्टर को फिर सी को दिया, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसलिए नाम भी ऐसा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको भी क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? और भी चीज़ें हम देख लेते हैं आगे कि अगर मैं अगर दो सेम वेक्टर, लेट से अगर मैं ए वेक्टर लेता हूँ, ठीक है, मैं अगर ए वेक्टर लेता हूँ और उसको ए वेक्टर के साथ ही, मतलब खुद के साथ ही अगर डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो एज पर द फॉर्मूला क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर ये दोनों ही ए वेक्टर हैं, एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, तो मुझे बताओ एंगल क्या होगा। देखो ना, अगर ए वेक्टर ये है और ये भी सेम लेंथ का ए वेक्टर है, सेम डायरेक्शन का ए वेक्टर है, तो अगर मैं इसको, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल क्या है, तो ऐसा करना होता है ना कि अगर मैं दोनों की टेल मिला दूं तो मुझे एंगल मिल जाएगा। तो अगर मैं इसे मिलाना चाहूं तो बताओ एंगल कितना है, शायद एंगल जीरो है ना। अरे शायद क्या, बिल्कुल एंगल जीरो ही है। और कॉस ऑफ जीरो क्या होता है, कॉस ऑफ जीरो होता है वन, और ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर इंटू वन इज ए स्क्वायर। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर किसी वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो विथ इटसेल्फ, देन यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही बस वही वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की। क्लियर है ये चीज? और ये जो कॉस ऑफ जीरो वन हो जाता है ना, इसका हम फायदा उठा सकते हैं। कैसे फायदा उठाएंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, आई कैप भूले तो नहीं हो, यह है यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर इस यूनिट वेक्टर का खुद के साथ ही अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो ये क्या ऐसा होगा,
इसका मैग्नीट्यूड, अच्छा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्या वो 1 होता है ना? इसका भी 1 होगा मैग्नीट्यूड, इसका भी 1 होगा, और अगर दोनों सेम वेक्टर हैं तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 1 जा 1, cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 1, 1 1 जा 1। मतलब मैं कभी यूनिट वेक्टर को उसके साथ ही अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1। और मल्टीप्लाई ऐसा वैसा भी नहीं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो, अगर मैं जे वेक्टर को जे वेक्टर के साथ ही कर दूं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? जे जे यूनिट वेक्टर है, सो इसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट होता है, 1 होता है। सेम इसका भी 1 होगा, और साथ में होगा कॉस ऑफ 0, सो 1 1 जा 1, कॉस 0 इज 1, ये कितना आया? 1। ठीक है। सेम के डॉट के यूनिट कैप और के यूनिट कैप, ठीक है, के कैप डॉट के कैप का भी वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आई कैप डॉट जे कैप बताओ, ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप बताओ। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करूं, सो ये होगा आपका एक्स एक्सिस, लेट से ये होगा वाई और ये होगा जेड, एक्स वाई जेड। तो एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आई कैप। वाई वेक्टर के अलावा क्या होता है? जे कैप। और जेड एक्सिस के अलावा क्या होता है? के कैप। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि आई और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट बताओ, तो पहले तो हम इनका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। वन, आई कैप का यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, अभी आई और जे है, अगर मैं आई की बात करूं तो आई है अलोंग द एक्सिस, जे है अलोंग द वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है ना, तो आई कैप और जे कैप भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर ही होंगे। देखो तो दोनों का टेल भी आपस में जुड़ा हुआ है, सो ये आपका एंगल बता रहा है। सो ये कॉस ऑफ यहाँ पे आप क्या डाल दोगे? 90 डिग्री। अच्छा, 1 1 जा तो 1 होता है, बट कॉस 90 कितना होता है? 0। तो 1 इंटू 0 इज 0। समझ में आ रहा है आपको? मतलब कभी भी आप यूनिट वेक्टर को खुद से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो आपको वैल्यू 1 मिल रही है। और अगर आप यूनिट वेक्टर को किसी और यूनिट वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, आई जे की बात करें, तो फिर वैल्यू क्या मिलेगी? 0। सेम कोई और यूनिट वेक्टर ले लो, आई कैप के साथ आप ले लो के कैप, सेम मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड इज 1। और आई और के, क्योंकि आपके 3D में भी हर दो एक्सिस को आप पकड़ लो, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आई और के की बात करें, एंगल यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 90 मिलने वाला है, तो कॉस 90, फिर वही कॉस 90 इज 0, 0 0 इंटू समथिंग इज नथिंग, 0, है ना? तो ये चीज़ याद रखना है आपको। एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है यहाँ पे, जे कैप इंटू के कैप, जे कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको? 0। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना, आप कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि अगर हम यूनिट वेक्टर को सेम या खुद से ही अगर हम उसका स्केलर प्रोडक्ट लें तो वैल्यू आपको 1 मिलेगी, और अगर दूसरे के साथ अगर हम उसे ऐसे कुछ स्केलर प्रोडक्ट करें तो वैल्यू आपको मिलेगी 0। क्लियर है ये चीज़? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और ये चीज़ को देख के हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ अगर आपको कंडीशन दे दूँ, ठीक है, और उस कंडीशन के हिसाब से आप कॉस थीटा बता के आप इस पे अप्लाई कर दो। जैसे ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। सो हम थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं और क्लैरिटी के लिए, ठीक है। सो देख लो यहाँ पे, सबसे पहले पहली कंडीशन में आपको ये दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है। सो अगर पैरेलल है तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना होगा? पैरेलल है तो पहले तो ये होगा कि मैं ये दोनों के टेल्स को जोड़ दूंगा, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो एंगल मुझे कितना मिलेगा? एंगल मुझे मिलेगा 0 डिग्री। अच्छा, एंगल 0, थीटा 0, तो कॉस 0 कितना होता है? जस्ट पता है अपने को, कॉस 0 तो होता है 1। और अगर कॉस 0 इज 1, तो अगर मैं यहाँ पे
कॉस थीटा की अगर 1 है तो यहाँ पे अगर 1 पुट करूंगा तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ए बी, यही मिलेगा ना। बिल्कुल। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर मान लो कि दोनों ही वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है, मतलब अगर ए वेक्टर यहाँ की ओर है तो बी वेक्टर यहाँ की ओर होगा, तब अब एंगल कितना है दोनों के बीच में, 180 डिग्री, यही है ना। और अगर cos 180 की बात करें हम, cos 180 की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है -1। एक वैसे फॉर्मूला है, आप वो उसको याद रख लोगे तो बेटर होगा कि अगर मैं cos ऑफ n पाई देखूं तो इसकी वैल्यू होती है -1/n। पाई मतलब 180 होता है, n यहाँ पे 1 है तो -1 की पावर 1 इज अगेन -1। ठीक है, ये चीज मैथ्स में आप देखोगे बहुत बार इसको हम यूज करते हैं। तो 180 मतलब पाई होता है, और n की वैल्यू इस केस में अगर 180 है, अगर यहाँ पे 360 होता तो यहाँ पे वैल्यू 2 होती। 180 है तो 1 है, और -1 अगर 1 करता हो तो मुझे -1 ही मिलेगा। फिर अगर ये cos थीटा के लिए अगर -1 आ रही है तो यहाँ पे अगर -1 पुट करूंगा तो ए बी इंटू -1 क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ऑफ ए बी, है ना। सो माइनस ऑफ ए बी आपका आंसर होगा। फिर ए बी की वैल्यू अगर कल को मिलेगी तो पुट कर दोगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर मान लेते हैं कि दोनों ही वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ये चीज तो हमने जस्ट देखी ना। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो पहले बात तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, इट इज 0। और यहाँ पे अगर ये वैल्यू कॉस थीटा, यहाँ पे अगर ये जो है ये अगर 0 होता है तो 0 इंटू समथिंग इज 0, है ना। तो ये चीज तो हमने जस्ट सीखी जब हमने यूनिट वेक्टर्स देखे थे कि अगर वो अलग अलग होते हैं तो वहां पे एंगल आपका 90 आ जाता है, और फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता है, 0 ही आता है। क्लियर है ये चीज आप लोगों को। फिर एक चीज और है इसमें डॉट प्रोडक्ट में कि अगर मैं एक स्केलर प्रोडक्ट को कुछ ऐसे देखूं, लेट से ए वेक्टर को लेट से मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं अगर, कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, साथ में बी वेक्टर ले लो, बी वेक्टर का भी सेम हिसाब रहेगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अभी आप देखो दोनों ही वेक्टर्स को, तो यहाँ पे ये सब क्या है, देखो ए एक्स इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर, साथ में आई कैप मतलब वही बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन है अलोंग द एक्स एक्सिस। ए वाई इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन जो उसकी अलोंग द वाई एक्सिस है। सेम ए जेड इज द जेड कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस, सेम इसके लिए भी है ना। और अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूं, मतलब अभी तक आपने डॉट प्रोडक्ट लिया था बट उसका फॉर्मूला आप क्या बोलते थे, ए बी कॉस थीटा। मतलब मुझे ये डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए और एंगल बिटवीन दीज वेक्टर चाहिए। बट अगर मुझे ये सब नहीं दिया है, मुझे बस ऐसा दे दिया है कि ए वेक्टर है, उसके ना तीनों कंपोनेंट आपको दे दिया, बी वेक्टर तीनों कंपोनेंट दे दिए, एंगल एंगल आपको नहीं दिया है, तब क्या करोगे। तब के लिए आपके पास, अगर आपको ए डॉट बी वेक्टर निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एक्स कंपोनेंट को इसके एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ए एक्स इंटू बी एक्स लिखोगे, प्लस सेम इसके y कंपोनेंट और इसके y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका ए वाई बी वाई, प्लस इसके z कंपोनेंट से इसके z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा आपको ए जेड बी जेड। ये है आपका डॉट प्रोडक्ट, पूरा का पूरा अपने वेक्टर के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, है कि नहीं बढ़िया। और रही बात क्या होता है ना, पूरे के पूरे टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मैं ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप को अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो चलो ए एक्स और बी एक्स दिख रहा है, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, अच्छा आई कैप डॉट आई कैप ये तो 1 होता है, तो वही तो वो चीज जो है आई कैप डॉट आई कैप भी 1 हो गई है, और वो आपको फिर दिखाई नहीं दे रही। सेम जे कैप डॉट जे कैप भी यहाँ पे है बट वो 1 हो चुका है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, के कैप डॉट के कैप भी 1 हो चुका है। सो ऐसे आप याद रखोगे, अगर आपको दो
वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर और इन टर्म्स ऑफ हाँ, मतलब अगर आपको कंपोनेंट दिए हैं, आपको उसके बीच उनके बीच का एंगल नहीं दिया है, तो आप कुछ ऐसे वो डॉट प्रोडक्ट को लिखोगे। समझ में आ रहा है? एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट किया और मुझे जो वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे कहीं भी आई कैप दिख रहा है क्या आपको? नहीं। जे कैप दिख रहा है क्या? नहीं। के कैप दिख रहा है क्या? नहीं। आई कैप, जे कैप, के कैप ही नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू है, इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं है, ये वैल्यू बस मैग्नीट्यूड ही है कि नहीं? आई कैप कहीं एक बार भी होता ना, मैं बोल देता यार इसमें तो आई कैप है, डायरेक्शन में दिख रहा है अपने को। जे कैप ही अगर होता बस, के कैप ही होता बस, तो भी हम बोल देते थे कि यार डायरेक्शन तो है। बट ना आई कैप है, ना जे कैप है, ना के कैप है कहीं पे। मतलब बस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है यहाँ पे, बस मैग्नीट्यूड ही है। मतलब ये जो आपको वैल्यू मिली है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक स्केलर वैल्यू है? स्केलर मतलब क्या होता है, जिसमें बस मैग्नीट्यूड होता है। तो यार मैग्नीट्यूड ही तो है, आई जे के कैप कुछ नहीं मिल रहा अपने को, डायरेक्शन तो है ही नहीं। तो बस मैग्नीट्यूड है, मतलब क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। अच्छा, इसलिए नाम पड़ रहा है इसका। क्या नाम था इस प्रोडक्ट का? क्या इसका नाम था स्केलर प्रोडक्ट? समझ में आ रहा है? हर नाम का मतलब है। तो ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपको जो आंसर मिल रहा है, वो स्केलर मिल रहा है। हमने दो वेक्टर लिए हैं, इनका प्रोडक्ट लिया है हमने, कुछ इस हिसाब का, इस फॉर्मूले के हिसाब का, और ये करने के बाद आपको जो आंसर मिल रहा है, वो एक वेक्टर नहीं है, वो एक स्केलर है। इसलिए नाम क्या है इसका? स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का प्रोडक्ट लिया बट मिला स्केलर, इसलिए नाम है इसका स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्यों नाम दिया वो तो पता ही है आपको, कि ये दोनों वेक्टर के बीच हम डॉट बनाते हैं। ठीक है, तो वही है नाम का यार मतलब, समझो आप लोग, हर एक चीज का मतलब होता है, बिना मतलब की कोई चीज है ही नहीं फिजिक्स में। क्लियर है आपको ये सब चीजें? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो डॉट प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट है, ये तो पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, सो इसमें देखें तो डेफिनेशन है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ थर्ड वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitude of the two vectors and sine of the smaller angle between the two vectors। मतलब क्या कि जैसे कि हमने अभी पहले तो देखा डॉट प्रोडक्ट के बारे में, या बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, अभी हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर दो वेक्टर दो वेक्टर्स का अगर मैंने ये वेक्टर वाला प्रोडक्ट लिया ना, तो मुझे एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे आप डायग्राम देखें, तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट लूं, इसका साइन देखो ऐसा है, क्रॉस। पहले मैं डॉट बनाता था, इसका नाम इसका था डॉट प्रोडक्ट, अभी मैंने क्रॉस बनाया, इसलिए इसका एक और नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखो, इसका एक और नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे साइन हम यूज करते हैं क्रॉस। तो ये बोला है अगर दो वेक्टर का अगर आप ये क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, लेट से वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अच्छा, आफ्टर टेकिंग दिस प्रोडक्ट आपको एक और वेक्टर मिल रहा है, इसलिए इसका एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इसके पहले हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या देखा था, कि हम जब उनका प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ना कि वेक्टर, इसलिए इसका नाम था स्केलर प्रोडक्ट। बट यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको एक अगेन वेक्टर ही मिलेगा, इसलिए नाम इसका क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। और साइन है क्रॉस, इसलिए नाम है इसका एक और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, ये लेने के बाद क्या बोला है, कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, कि यही दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन करो, साथ में साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर, लेट्स से एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज थीटा, तो थीटा लो। ठीक है, ये साथ में देखो, ये तो बस इसके मैग्नीट्यूड की बारी हो गई। अब जिसके डायरेक्शन की बात करें, तो हम उसको रिप्रेजेंट करें कुछ ऐसे, बस एक तरीका है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि इसको डायरेक्शन दे रहा है,
ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा इंटू दिस यूनिट वेक्टर। और बस अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, इस क्रॉस प्रोडक्ट की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैं इस डायरेक्शन को हटा दूंगा। मैं बस क्या लिखूंगा फिर, ए बी साइन थीटा। ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इसका फॉर्मूला जो है वो ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर की मैं बात करूँ ना कि अच्छा ये चीज़ है ही क्या, ये इसकी डायरेक्शन या क्या है, तो उसकी जो डायरेक्शन है ना, इसको आप बोल सकते हो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। ठीक है। मतलब कि जैसे कि देखो आप यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिख रहा है, यहाँ पे एंगल दिख रहा है थीटा। तो इनका जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो मुझे एक और वेक्टर मिला, रिजल्टेंट वेक्टर मैंने बोला, इसकी डायरेक्शन ये बताएगा। और डायरेक्शन क्या होती है पता है, इन दोनों से परपेंडिकुलर, दोनों से ही परपेंडिकुलर। मतलब कि इनका एक मैंने अगर प्लेन लिया, इनका कोई अगर मैंने एक ऐसा प्लेन लिया, ठीक है, उस प्लेन से भी परपेंडिकुलर होगा। मान लो कि अगर मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट है, ये एक्स एक्सिस की दिशा में है, ये वाई एक्सिस की दिशा में है, तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका, वो जेड एक्सिस के अबाउट होगा। क्योंकि जेड एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है कि परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर। बट एक और चीज है, अगर परपेंडिकुलर है तो वो मतलब हो सकता है कि वो परपेंडिकुलरली ऊपर की ओर जाए, नीचे की ओर जाए। जैसे कि परपेंडिकुलर है अगर एक्स और वाई एक्सिस से, तो वो जेड एक्सिस हो सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, या जेड एक्सिस होता है टूवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन। तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो हमें कब पता लगेगा कि वो ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है? आपको पता लगेगा एंगल की दिशा से। जैसे कि अगर मैं देखूं, अगर मैं ए क्रॉस बी बोल रहा हूं ना, ए वेक्टर क्रॉस बी, बी वेक्टर बोल रहा हूं, मतलब मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर जा रहा हूं, तो मेरा जो एंगल होगा क्या होगा, देखो एंगल ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर जाएगा। इसका डायरेक्शन आप देखो एंगल का, इस डायरेक्शन का आप अगर कॉपी करो तो डायरेक्शन कैसी डायरेक्शन है? क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? क्या घड़ी जैसे घूमती है उसकी उल्टे ये एंगल ले रहा है? बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखे, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर या जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर और ऊपर की ओर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और वहीं पे अगर मैं ए क्रॉस बी ना लेते हुए ऐसा लेता हूं, अगर बी क्रॉस ए, मतलब क्या, अब मेरा जो एंगल होगा ना पहले बी पे रहेगा फिर ए की ओर जाएगा। तो देखो यहाँ पे एंगल देखो कैसे है, बी वेक्टर से ए वेक्टर की ओर आ रहा है। इस डायरेक्शन अगर आप कॉपी करो तो क्या वो ये डायरेक्शन होगा? क्या ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है? हाँ। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मतलब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है या जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर है, देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी दिख रहा है ना आपको, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर है। तो जो वेक्टर है वो हमेशा ये दो वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। और अगर ए क्रॉस बी में अगर आपका एंगल का डायरेक्शन जो है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर यही डायरेक्शन उल्टा है यानी कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो ये जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर को कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है? और ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम एक राइट हैंड स्क्रू रूल भी देखेंगे, तो उसमें भी ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। एक स्क्रू की हेल्प से आप चीजों को समझ पाएंगे। क्लियर है? एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे कि आप यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे कि अच्छा ये ए बी साइन थीटा के बराबर है, और यहाँ पे डेफिनेशन में जब देखोगे ना, तो जो एंगल है साइन के साथ जो एंगल है वो स्मॉलर एंगल है। वो क्या है, स्मॉलर एंगल है। स्मॉलर एंगल मतलब क्या, देखो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैं यहाँ बात करूं,
या फिर ये वाला ले लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये एंगल है। अच्छा ये एंगल तो है, बट एक और एंगल पॉसिबल है ना, ये एंगल भी तो पॉसिबल है। बट दोनों में जो छोटा एंगल है हम वो लेके चलेंगे। ये तो बहुत बड़ा एंगल दिख रहा है ना, बट ये दो एंगल में जो छोटा है, यानी कि ये जो एंगल है, इसको आप लेके चलोगे। ठीक है, तो इसकी एक कंडीशन हम यहाँ पे बोल देंगे कि आपको जो थीटा एंगल होना चाहिए ना, वो 0 से पाई तक होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब आपको जो थीटा एंगल होना चाहिए वो 0 से 180 तक होना चाहिए। पाई मतलब 180 डिग्री को अगर हम रेडियन में करें तो पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि आपका एंगल 0 टू 180 होना चाहिए। खुद खुद सोच के देखो ना, अगर मेरा एंगल लेट से 150 है, मेरा एंगल लेट से 150 है, ऐसा कुछ कर लेता है कि लेट से मान लो मेरा एंगल कितना है, 150 है। एक और एंगल पॉसिबल होगा, ये एंगल कितना होगा? तो अगर मैं 360 में से 150 निकालू तो मुझे कितना मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 210। तो ये एंगल होगा 210। दोनों में से छोटा कौन सा है? 150। सो 150 हो जाएगा आपका एंगल, जो कि स्मॉलर एंगल है। ये चीज चलती जाएगी, कब तक चलती जाएगी? अगर जब तक ये एंगल आपका 180 नहीं हो जाता। अगर ये 180 हो गया तो देखो ये भी 180 है, यहां से लोगे तो भी 180 है, तब आपके पास ऑप्शन क्या है? ठीक है, 180 लेंगे। इसके आगे अगर मैं ले जाऊं, मैं अगर हल्का सा ऐसे कर दूं और बोल दूं अब तो ये 190 है, अब ये क्या है? 190 है। अब ये 190 है तो ये 180 से तो बड़ा हो गया। या इसको ऐसे आप देखो, अगर मैं ये एंगल निकालूं तो ये क्या एंगल होगा? ये होगा मेरे हिसाब से 170 डिग्री। दोनों में छोटा कौन सा है? 170। अब 170 डिग्री आप लोगे विच इज ए स्मॉलर एंगल, इसलिए थीटा को हमने एक बोल सकते हैं ना, एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि थीटा आपका 0 से 180 तक होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं चलेगा। सॉरी। ठीक है, ये इस दायरे में रहेगा तो आप उसको इस फॉर्मूले में पुट कर पाओगे। क्लियर है आप लोगों को ये सब चीजें? ठीक है, तो ये चीज हो गई आपके वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फिर जो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर का वो क्या होता है। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ठीक है, सो इस रूल में क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपने राइट हैंड में एक स्क्रू, आपके घर में कोई स्क्रू पड़ा होगा, तो आपके राइट हैंड में एक स्क्रू आपको पकड़ना है। और स्क्रू को आप कुछ ऐसे पकड़ोगे कि उसकी जो एक्सिस है या उसका जो, जैसे आप उसको जिसके डायरेक्शन में आप रखे हो वो आपके वेक्टर्स के प्लेन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। क्योंकि अपना मेन मोटिव यही है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इन दी क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्या होता है? दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, या बोल सकता हूं वो दोनों वेक्टर का अगर एक प्लेन मानूं मैं तो उसके हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ठीक है, अगर ऐसा आप रख रहे हो और आप वेक्टर्स के हिसाब से उसे घुमा रहे हो, जैसे कि अगर आप कुछ ऐसे कर रहे हो कि देखो यहाँ पे आपका पी वेक्टर है, यहाँ पे आपका क्यू वेक्टर है, और आप एंगल लेट से इस हिसाब से अगर ले रहे हो, यानी कि आप इस डायरेक्शन में, ये कैसे डायरेक्शन? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर आप उस वेक्टर को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हिसाब से अगर आप घुमाओगे, या उस स्क्रू को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज हिसाब से घुमाओगे, सो वो हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। इस ओरिएंटेशन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका यहाँ पे ना कुछ ऐसे टेबल है, और टेबल के नीचे स्क्रू को हम लगा सकते हैं। तो जब मैं स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा, अब जानते हो क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम घुमाएंगे तो ये जो स्क्रू है ना, इस होल में इंसर्ट होगा, ऊपर की ओर आएगा, नीचे से अगर हम इसको घुमा रहे होंगे तो। बस इतना ही है, इतना ही है। तो जैसे जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू उसके अंदर घुस रहा है, जैसे कि वो ऊपर की ओर जा रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका क्या है? उसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर है। और अगर यहाँ पे आपका
अगर मैं वही है, अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो आपका स्क्रू उसके अंदर की ओर जाएगा, है ना? इसके अंदर की ओर घुसेगा, ऊपर की ओर आ रहा है। और अगर मैं उसको क्लॉकवाइज घुमाऊँ, उल्टा घुमाऊँ, तो क्या वो स्क्रू वापस से निकलेगा उस टेबल से? यानी कि वो कहाँ आ रहा है? वो नीचे की ओर आ रहा है ना? वो कहाँ आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। तो मेरा डायरेक्शन में तो चेंज हो गया ना? एंटी क्लॉकवाइज से क्या हो गया है? क्लॉकवाइज हो गया, जो कि इस सिनेरियो में आपको दिख जाएगा। इसमें हमने क्या किया? हमने क्यू वेक्टर और क्यू वेक्टर से पी वेक्टर की ओर हमने घुमाया, यानी कि हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो की। तो आपका स्क्रू जाएगा इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ एक टेबल को, और यहाँ पे एक स्क्रू की पोजीशन है, कुछ वहाँ पे उसका होल है, तो अगर मैं ऐसे ऊपर से नीचे की ओर टेबल के ऊपर अगर मैं घुमाऊँ उसे क्लॉकवाइज, तब वो उसके अंदर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ठीक है? और वहीं पे अगर यही टेबल के नीचे अगर मुझे उस स्क्रू को डालना है, नीचे से उस स्क्रू को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो जाएगा नहीं। मुझे कैसे घुमाना पड़ेगा? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट है। तो स्क्रू से क्या हो रहा है, चीजें आपके डेली या रियल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में दिखाई दे रही हैं, तो ये भी एक तरीका है उसको याद रखने का। बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमेशा आप स्क्रू लेके थोड़ी घूम रहे होगे। एग्जाम सेंटर में पता लगा, एग्जाम सेंटर पे जहाँ बेंच पे बैठे हो वहां पे आप स्क्रू निकाल दियो कहीं से, घुमा रहे हो उसको, है ना? एग्जामिनर भी पागल हो जाएगा, क्या कर रहा है बच्चा। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि ठीक है, समझने के लिए ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है, बट सिंपल से याद रख लो ना, एंटी क्लॉकवाइज है अपवर्ड, क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड, बात ही खत्म। क्लियर है? तो ये सिंपल से एक रूल है, स्टेटमेंट है इसका, आप उसको याद करके आराम से लिख सकते हो। बस मतलब इसका यही था। फिर इसके बाद हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? वेक्टर प्रोडक्ट के। ठीक है? ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक। अब क्या क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पे आ गया कि अगर मैं जैसे कि मैंने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, पहले हमने कम्यूटेटिव लॉ की बात की थी। सो इसमें भी अगर मैं कम्यूटेटिव लॉ की बात करूं, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ की बात करूं, तो क्या लगता है, फॉलो कर रहा होगा या कोई दिक्कत आ जाएगी? डॉट प्रोडक्ट में तो फॉलो हो रहा था। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालूं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए बी साइन थीटा, साथ में इसका यूनिट वेक्टर, है ना? और अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालूं, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा? इसका इसका भी यही होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड, बी ए लिखो या बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा एंगल बिटवीन देम वो भी चेंज नहीं हो रहा होगा। बट बट ये जो यूनिट वेक्टर है, क्या लगता है आपको, ये जो चीज है ये अपोजिट हो जाएगी? इसका जो डायरेक्शन हो, क्या वो अपोजिट हो जाएगा? बिल्कुल। हमने ये चीज डिस्कस की ना, अगर आपका ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और आप यहां से यहां की ओर जा रहे हैं, ये आपका थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो या फिर ये जो डायरेक्शन आपको दिखा रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर है ना, वो क्या रहेगा? इस केस में तो वो परपेंडिकुलर रहेगा, है ना? आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहीं यहां मिलेगा। बट अगर ऐसा ही कुछ है, ए वेक्टर यहाँ पे और यहाँ पे बी वेक्टर, और जो डायरेक्शन है, अभी देखो बी बी क्रॉस ए मतलब क्या, अभी मैं बी से ए की ओर आऊंगा, थीटा अब यहाँ पे क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। तो हमने यार बार बार पढ़ा है ये, कि क्लॉकवाइज में रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो मान लेते हैं यार मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत ही नहीं है, बट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड ही इनफ नहीं होता, डायरेक्शन भी तो देखा जाता है। तो दो वेक्टर को मैं तभी इक्वल बोल सकता हूं जब उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन इक्वल है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तो अपोजिट है, एक जा रहा है ऊपर की ओर, एक जा रहा है नीचे की ओर। तो ये दो वेक्टर्स को क्या मैं इक्वल बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल है नो डाउट, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है।
इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा। लगे तो आप लिख दो यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड निकालूं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का, ये इक्वल है। क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, वो ए बी साइन थीटा ही आ रहा है ना। देखा ना आपने यहाँ पे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, ए बी साइन थीटा ही आ रहा है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये बोल दो, दोनों को अगर वेक्टर वाइज देखा जाए तो भाई दे आर नॉट इक्वल, बट दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो यार इक्वल है। वो क्या इक्वल है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, तो बढ़िया चीज है, ये तो मजा है ना। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। ठीक है, वो देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। ठीक, सो इसमें क्या है, जैसे कि लेट से तीन मैं वेक्टर ले लेता हूँ, दो वेक्टर ले लेता हूँ मैं अंदर ब्रैकेट के, आपस में उनमें एडिशन हो रहा है, और बाहर जो वेक्टर है वो कर रहा है क्रॉस में प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वैलिड है, ये बिल्कुल वैलिड है। पहले यहाँ पे बी के साथ ये क्रॉस प्रोडक्ट ले लेगा, प्लस फिर वही वेक्टर ए सी के साथ ले लेगा क्रॉस प्रोडक्ट, वैलिड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कोई दिक्कत नहीं, डॉट प्रोडक्ट में भी ये वैलिड था, ओबे हो रहा था, यहाँ भी ये ओबे हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद और ऐसे कुछ केसेस आप ले सकते हो, है ना, कुछ कंडीशंस वाला, जैसे हमने कुछ डॉट प्रोडक्ट में देखा था, कुछ कंडीशन लिए थे हमने पैरेलल एंटी पैरेलल परपेंडिकुलर वेक्टर्स के, सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। कुछ कंडीशन देखते हैं, और इसके लिए हम साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे अभी फॉर्मूले में साइन थीटा है, और वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, सो वेक्टर में भी ना ऐसा कुछ कर लेते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ आपको कि मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि एट द एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो तो परपेंडिकुलर होता है, उसका तो कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड की बस बात करूँ कि ए और बी का क्रॉस करूँ और मैग्नीट्यूड लूँ, तो क्या वो ए बी साइन थीटा के बराबर है ना। मैंने अगर ये मॉड हटाया, यानी कि मैं वेक्टर चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मैं मॉड लगाया, यूनिट वेक्टर गाया, बस मैग्नीट्यूड दिख रहा है आपको। ठीक है, तो पहले कंडीशन मैं ये बोल रहा हूँ, लेट से अगर वही है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, एंगल क्या होगा, क्या उनके बीच में एंगल जीरो होगा, बिल्कुल। तो इस केस में आपका एंगल क्या होगा, जीरो। और साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो होता है जीरो। अच्छा, साइन जीरो अगर जीरो होता है, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ जीरो, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो ये बोल सकते हो कि अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हो तो वैल्यू जीरो होगी, मैग्नीट्यूड की भी जीरो होगी, वेक्टर भी आपका जीरो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अगर मेरे जो वेक्टर्स हैं वो आपस में एंटी पैरेलल, यानी कि एंगल कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं, तो साइन 180 भी जीरो ही होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी, कुछ फॉर्मूलेज आप जब ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे, थोड़ा मैथ्स में थोड़ा और फोकस करोगे, फिजिक्स में जो चीज़ें हैं ना वो मैथ्स से रिलेटेड है। ठीक है, सो साइन 180 इज ऑल्सो जीरो, और अगर ये जीरो है तो यहाँ पे भी पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, जीरो ही होगा। क्लियर है। थर्ड केस, जब ये परपेंडिकुलर होंगे वेक्टर्स, परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल होगा आपस में, 90 डिग्री। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे साइन 90 डिग्री बोलूँ, साइन 90 डिग्री कितना होता है, ये तो वन होता है। अगर साइन 90 वन होता है, यहाँ पे अगर वन पुट करूंगा तो यहाँ पे बस क्या बचेगा, अपना ए भी बचेगा। इंटरेस्टिंग है ना। तो ये कुछ कंडीशन के हिसाब से आपको वैल्यूज दिख रही हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि जब यहाँ पे आपके वेक्टर्स पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, तब तब वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ही जीरो आ रही है, बट अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो वेक्टर भी जीरो हो गया, है ना, वेक्टर भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में भी एक चीज निकाली थी, कि जब भी वहां पे वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे,
तब तब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। सेम क्रॉस में उसका उल्टा है, परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पैरेलल अगर होते हैं वेक्टर तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0। क्लियर है? इसके लिए हम कुछ ऐसे एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर लेट्स से अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा आई कैप क्रॉस आई कैप की बात करूं, तो एज पर द फॉर्मूला लेट्स से अगर मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे इनका मैग्नीट्यूड बताएं, ठीक है? तो क्या होगा, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस। अभी दोनों सेम सेम वेक्टर, तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, साइन 0 इज 0, 0 इंटू समथिंग इज नथिंग। यस यार, बिल्कुल बढ़िया। सेम, अगर मैं यहाँ मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो वेक्टर भी 0 हो गया, यानी कि मैं इसको आई क्रॉस आई बस बोलूं तो भी चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। सेम, अगर मैं इसे जे क्रॉस जे बोलूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0। के क्रॉस के बोलूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0। ठीक है? और अगर अगर मैं यूनिट वेक्टर्स चेंज करूं, आई क्रॉस जे बोल लूं, ठीक है, आई क्रॉस जे बोलूं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं फिलहाल, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इज 1, जे का मैग्नीट्यूड इज 1, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज, तो आई और जे, एक है अबाउट एक्सिस, एक है अबाउट वाई एक्सिस, एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री। 1 1 जा 1, साइन 90 इज अगेन 1, मिला कितना, 1। ठीक है? अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सोचो इसके बारे में कि अच्छा ये दोनों का क्रॉस का मैग्नीट्यूड इज 1, है ना? थोड़ा इसको बना लेते हैं हम लोग। ये आपका एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना जेड एक्सिस। इसके अबाउट है आपका आई कैप, इसके अबाउट है आपका जे कैप, इसके अबाउट है आपका के कैप। और जब मैंने आई क्रॉस जे किया तो मुझे चलो 1 मिला, विच इज अ मैग्नीट्यूड। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अच्छा ये मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए मुझे, तो बस अगर वेक्टर ही आप बता दो वेक्टर का क्रॉस क्या है, तो बोलो कि अच्छा 1 है, पहले तो मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने। फिर लिखना पड़ता है क्या, इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, आई और जे से जो परपेंडिकुलर हो। अच्छा, आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है। मुझे बताओ आई और जे से क्या परपेंडिकुलर है, आई और जे से परपेंडिकुलर है के कैप, है ना? आई और जे से क्या परपेंडिकुलर है, के कैप, विच इज अलोंग दी जेड एक्सिस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के कैप लिख सकता हूँ, और 1 इंटू के कैप इज के कैप। ये तो बढ़िया चीज है ना? तो आई क्रॉस जे इज के कैप। सेम और भी चीजें कर सकते हो आप जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा क्या, जो इनके अलावा है, इनके अलावा क्या बच रहा है, आई कैप। ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान रखना, क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं, अगर आई क्रॉस जे के कैप है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस जे के है, आई क्रॉस जे के है, तो इसका उल्टा जे क्रॉस आई क्या माइनस के कैप होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सोच पाओगे आप लोग? देखो, आई क्रॉस जे के क्यों बोला, इसका एक और सेंस है कि आई क्रॉस जे, मैं आई से जे के पास जा रहा हूँ, ये डायरेक्शन थोड़ा सेंस कर पाओगे, डायरेक्शन क्या है ये, क्या ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है? यस यार, इसलिए यहाँ पे प्लस के कैप था। अगर मैं उल्टा बोलता हूँ, अगर मैं जे क्रॉस आई बोलता हूँ, तो ये डायरेक्शन बताओ, ये डायरेक्शन कैसी है, ये डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है। तो आपको जो आंसर पहले मिला था ना, वो उसमें आप नेगेटिव साइन डालोगे। थोड़ा इसका थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि डायरेक्शन अब अपोजिट हो जाएगी। अगर पहले के कैप मिल रहा था ना, आई क्रॉस जे के लिए के कैप मिल रहा था, अभी जे क्रॉस आई के लिए ना, इसका अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे कहीं पीछे आपका मिलेगा के कैप, जो कि माइनस में होगा। यही चीज तो होती थी ना अपने साथ, कि अगर अपना ए क्रॉस बी आर वेक्टर है, तो बी क्रॉस ए
क्या होता था, ये माइनस आर वेक्टर होता था, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाती थी, अपोजिट हो जाती थी उल्टा करने में। सेम अगर मैं आई क्रॉस जे के कैप बोल रहा हूं, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, के कैप का निगेटिव, बिकॉज वी हैव चेंज डायरेक्शन, वी हैव चेंज डायरेक्शन फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है चीज आपको, है ना? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। एक तो ये है कि परपेंडिकुलर होने पे अगर मैं आई क्रॉस जे या जे क्रॉस आई या के क्रॉस जे कर रहा हूं, तो ये तो है कि समझ में आ रहा है कि हमने जो दो चीज ली है उसके अलावा जो आएगा वही आपका प्रोडक्ट होगा। जैसे कि आई क्रॉस जे में आपका आंसर आएगा के, जे क्रॉस आई में आपका आएगा के, या माइनस के बोल सकते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ है उनके अलावा यहाँ आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लूँ एग्जाम्पल में, के क्रॉस जे, तो आंसर क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि वही बचा हुआ था। बट जे क्रॉस के अगर आई है तो के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस है। थोड़ा ये ध्यान देना। ये कैसे ध्यान दे पाओगे आप, जब ये चीज़ बना लोगे ना, तो फिर समझ में आ जाएगा भाई कौन सा क्लॉकवाइज और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। या आप एक बार पेयर ले लोगे, आई क्रॉस जे एक बार आपने लिख दिया सही में, तो आप जे क्रॉस आई में उसको उल्टा कर दोगे। तो ये सब भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपको मिलेंगी आगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी मेरे हिसाब से। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कुछ और चीज़ें इसके बारे में ले आऊँगा, तो चीज़ें और क्लियर होगी इन केस डाउट रहा तो। मेरे को वैसे लगता नहीं है कि डाउट रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं। ये तो बात हो गई अगर हम दो वेक्टर दे दें और उनके बीच का एंगल देते हैं, तो ये सब चीज़ें हम कर रहे होंगे। बट अगर दो वेक्टर का अगर मैंने आपको दे दिया कि कंपोनेंट कुछ ऐसे हैं, और तब बताओ क्या होगा प्रोडक्ट। जैसे कि आपने डॉट में भी देखा था ना, कि अगर मैग्नीट्यूड है और एंगल है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला था, और अगर कंपोनेंट्स हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूला था। सेम अगर मैं बोल दूं कंपोनेंट कुछ ऐसे हैं, आर वेक्टर और क्यू वेक्टर लेट से दो हैं, और आर वेक्टर का कुछ ऐसा है वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ठीक है, क्यू वेक्टर कुछ ऐसे आप रिप्रेजेंट कर लो, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। ठीक है, और अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं कि आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करता हूं, तो क्या करना होगा पता है आपको? आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। याद आ रहा है कुछ ये 10th में? याद है कुछ इसके बारे में आपको? डिटर्मिनेंट कुछ आपने देखा था, डिटर्मिनेंट, क्रेमर्स रूल, मैथ्स में कुछ, है ना? तो कुछ हम डिटर्मिनेंट वाली बात करेंगे। बस फ़र्क ये था कि आपने जो डिटर्मिनेंट देखा था 10th में वो 2/2 का था, यहाँ पे 3/3 का होगा। क्या बोल रहा हूँ ये देख लो। देखो पहले तो हम जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो पहले तो जो भी आपके कंपोनेंट है ना, जो यूनिट वेक्टर्स हैं कंपोनेंट में, आई कैप जे कैप के कैप, पहले आप ऊपर वो लिख लो, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, इसके बाद इसके बाद क्या करोगे, पहला जो वेक्टर है आपका यहाँ पे आर वेक्टर, आर वेक्टर में जो भी कंपोनेंट है उनको लाइन में लिख दो। पहले आई कैप के साथ क्या है आपका, आर एक्स, जे कैप के साथ क्या है, आर वाई है, के कैप के साथ क्या है, आर जेड है। सेम क्यू वेक्टर उसके बाद है ना, तो क्यू वेक्टर के जो भी कंपोनेंट हैं वो लिख लो, क्यू एक्स, क्यू वाई, क्यू जेड। ठीक है, ये चीज करनी है। अब ये तो लिख दिया, बट मतलब क्या है इसका, मतलब देख लो थोड़ा, मतलब देख लो। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे जैसे कि अगर मैं जब क्रॉस करूंगा तो मुझे एक और वेक्टर मिलेगा, उसमें भी कुछ कंपोनेंट होंगे, आई कैप जे कैप के कैप वाले कंपोनेंट होंगे। तो चलो आई कैप तो होगा, तो आई कैप के साथ क्या, आई कैप के साथ क्या, तो देखो जब मैं आई कैप के लिए जो भी कंपोनेंट निकालूंगा ना, उसके लिए क्या करूंगा मैं, आई कैप वाला जो रो है उससे आपको हटाना है, और जो कॉलम है उसे हटा देना है। क्या दिख रहा है आपको, चार कुछ वैल्यूज दिख रही हैं, चार आपको कुछ कंपोनेंट दिख रहे हैं, इनको क्रॉस कर लो, आर वाई इंटू क्यू जेड, मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपका, आर वाई इंटू क्यू जेड माइनस आर जेड इंटू क्यू वाई।
क्या ये तो 2/2 के जैसे डिटरमिनेंट में सॉल्व करते थे वही चीज़ है ना? ऐसे मल्टीप्लाई किया माइनस ऐसे मल्टीप्लाई किया। ये आई कैप के साथ वैल्यू हो गई। फिर फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है? फिर नेक्स्ट चीज़ है जे कैप के लिए, ठीक है? तो जे कैप के लिए देख लेते हैं। बट एक ट्विस्ट है कि आप जब जे कैप करोगे ना तो माइनस डाल देना है। ये बस स्पेसिफिकली इसके लिए है। जब आप जे कैप लोगे ना, जे कैप के पहले आप माइनस डाल देना। अब वही काम करो जो आपने किया है। अब जे कैप के लिए क्या करोगे? इसका जो है उसे आप कैंसिल कर दो और इसका जो कॉलम है वो आप कैंसिल कर दो। क्या लिख रहे हैं आपको? यहाँ भी आप 4 वैल्यू दिख रही हैं। वही काम करो, आर एक्स इंटू क्यू जेड कर लो पहले। आर एक्स इंटू क्यू जेड माइनस आर जेड इंटू क्यू एक्स कर लो। इसके साथ का कंपोनेंट हो गया। अब नेक्स्ट के कैप के लिए करना है आपको, ठीक है? के कैप के लिए भी आप वही हिसाब से करोगे जैसे आपने यहाँ पे किया है। बट ध्यान देना, जैसे हमारा आई कैप के साथ प्लस था, फिर जे कैप ने हमने थोड़ा क्या कर दिया, माइनस साइन डाल दिया। अब के कैप के लिए आपस प्लस ही लोगे और के कैप का वही काम करो, रो हटाओ कॉलम हटाओ। 4 वैल्यू दिख रही है, मल्टीप्लाई करो ऐसे पहले, आर एक्स इंटू क्यू वाई माइनस आर वाई इंटू क्यू एक्स। समझ में आ रहा है? तो ये आपका बन गया रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट। जब आपको इसे कंपोनेंट दिए होंगे तब। समझ में आ रही है चीज़? ये बहुत बढ़िया चीज़ है और ये आप कल को जब आप मैथ्स पढ़ रहे होगे ना, तो मैथ्स में भी ये चीज़ आएगी। और आप डिटरमिनेंट को 3/3 के, क्योंकि यहाँ पे 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 3/3 के डिटरमिनेंट को आप कुछ ऐसे सॉल्व कर रहे होगे। एक को हमने ब्लॉक किया, है ना? उसका रो और उसका कॉलम ब्लॉक करके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके ऐसे लिख दिया। सेम, बट सेकंड वाले में थोड़ा ट्विस्ट है, माइनस कर देना है। फिर जे कैप, फिर वही क्रॉस, फिर के कैप के साथ प्लस वही काम करना है, वही क्रॉस करना है, ठीक है? तो ऐसे करके आपको फिर यहाँ पे जो वैल्यूज है वो पुट करके मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके आपको फिर एक बढ़िया से एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे कवर कर लिया दोनों ही चीज़, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? या ऐसा बोलूँ मैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, नाम भी मैंने डिस्कस कर लिए, कैसे इनको क्या बोला गया, क्यों बोला गया। साथ में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस किए कि कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक के क्या है, एक कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा था, एक नहीं कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों ही फॉलो कर रहे थे। फिर पैरेलल वेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, सब कुछ देखा हमने। फिर अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड ना देते हुए, एंगल ना देते हुए आपको उनके कंपोनेंट्स दे दें, आई आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में, तब हम कैसे करेंगे? डॉट प्रोडक्ट में तो ईजी था। क्रॉस में कुछ ये तरीका था जहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं 3/3 का, आई कैप, जे कैप, के कैप फर्स्ट वाले रो में आता है, उसके बाद जैसे हमारा आर वेक्टर पहले था तो आर वेक्टर के कंपोनेंट पहले आए, फिर क्यू वेक्टर के कंपोनेंट बाद में आए। फिर कैसे मैंने क्रॉस किया, बहुत ध्यान से इसको समझ के रखना, क्योंकि हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उस लेक्चर में हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इतना रिवाइज करके आ जाना, डाउट रहेगा इन केस कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके, सो मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।